हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट अभिज्ञान प्रकाश जुड़ चुके हैं। जनसत्ता मुंबई के पूर्व संपादक प्रदीप सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग बोथ ऑफ यू जेंटलमैन। सबसे पहले अभिज्ञान, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। होप यू आर डूइंग वेल। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आज मन की बात कही है, कमोबेश उसी की उम्मीद थी कि अब वो तैयार करेंगे हिंदुस्तान को कोरोना के साथ अपनी लाइफस्टाइल बदलने के लिए। देखिए, ये अब बहुत स्पष्ट होता जा रहा है और मार्च से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जब 22 मार्च को पहला जनता कर्फ्यू का प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया था कि आहिस्ता आहिस्ता करके ये वो हकीकत है जिसके साथ हमें खुद की सावधानियों को सीख कर जीना सीखना होगा। ये एक रियलिटी है जो वर्ल्ड वाइड लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। जहां तक कोरोना का सवाल है, जब तक कि कोई इसका वैक्सीनेशन, कोई इसके इलाज की दवाई, कोई तरीका इसको रोकने का नहीं ढूंढा जा सकता। तो प्रधानमंत्री का आज का जो उनके मन की बात है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री के मन की बात है, वो रखते हैं, ये कोई जनता के मन की बात नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री अपनी बात कह रहे होते हैं देश से, तो उसमें ही उन्होंने स्ट्रेस किया है इन बातों को। तो मुझे तो कुल मिलाकर उनके आज की मन की बात में कुछ भी नया नहीं नजर आया। देश में बिल्कुल ये साफ है लोगों के मन में, मेरे हिसाब से, कि ये एक हकीकत है और उन सावधानियों को हर व्यक्ति को जो इस देश में इस वक्त रह रहा है उसको समझने की जरूरत है। रही पुरानी बातों की, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, इस तरह की चीजें, तो मैंने भी हाल में कहीं यात्रा की थी कुछ निजी कारणों से, तो ये सब बातें ग्राउंड पर, जमीन पर बहुत इनफेक्टिव, नाकारगर नजर आती हैं। तो शायद, मुझे नहीं पता, लेकिन होगा प्राइम मिनिस्टर साहब के पास ये फीडबैक, मोदी जी के पास, तो इसीलिए वो और स्ट्रेस कर रहे हैं कि ऐसा मत सोचिए कि ढील देने का मतलब ये है कि सब कुछ ठीक हो गया है। अभी भी अपने हिस्से की सावधानियां बरतिए। ये बातें वो पहले भी कह चुके थे, आज भी उन्होंने रिपीट की है। ओके, अभिज्ञान जो बात कह रहे हैं प्रदीप जी, इसमें इसलिए दम है कि हमें जब किसी को कहना होता है तो हम सारी सावधानियां बरतनी है, लेकिन जब वो हम पर आता है तो वो सावधानी ना के बराबर हो जाती है। और हिंदुस्तान में अगर आज की तारीख में देखा जाए तो ये अनलॉकिंग का जो फेज शुरू हो गया है, वो यही कह रहा है कि अब आप रिस्पॉन्सिबल है अपने लिए। तो जो तब्दीलियां हैं, जो बदलाव हैं, वो अब हमें लाने होंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जैसा अभिज्ञान कह रहे हैं, कि आज कुछ भी नया नहीं था, वो सिर्फ रिइटरेट कर रहे थे, उस बात को और पुख्ता कर रहे थे। प्रदीप जी, देखिए रूबिका जी, बात सही है। मैं अभिज्ञान जी की बात से बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हूँ, लेकिन कुछ बातें हैं जो नई हैं, जो उन्होंने पहली बार कही है, और वो है पूर्वी भारत को लेकर। ये जो इस पूरे संकट के दौरान सबसे बड़ा संकट जो उभर कर आया है, सबसे ज़्यादा कष्ट में जो नज़र आए हैं, वो हमारे प्रवासी मजदूर हैं। उनके बारे में नए सिरे से सोचना न केवल केंद्र सरकार ने बल्कि राज्य सरकारों ने भी शुरू किया है। उत्तर प्रदेश ने पहल की है, एक माइग्रेंट कमीशन बनाया है। जो प्रधानमंत्री ने आज बात कही कि जो पूर्वी भारत के लोग हैं, उनमें देश के विकास का ग्रोथ इंजन बनने की क्षमता है। उनको उसी इलाके में अगर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं तो बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। उसके साथ साथ देखिए, हमने जिस विकास के मॉडल को 70-72 सालों में चलाया, उसमें क्या हुआ, हमने विकास के टापू विकसित किए, बड़े बड़े शहर विकास के केंद्र बन गए, और उनके इर्द गिर्द जो है गांव से आने वाले झुग्गी झोपड़ियों में बसने लगे। उनकी जिंदगी गांव से बदतर हुई उन झुग्गी झोपड़ियों में रहते हुए। अगर उनके बारे में सत्ता सोच रही है, सरकार सोच रही है, तो मेरे हिसाब से ये नई बात है। इससे पहले उनके जीवन में कोई सुधार आए, उनकी समस्याओं का हल किया जाए, इसके बारे में चिंता तो बहुत थी, बातें तो बहुत थी, करने के लिए कुछ हुआ नहीं। और उसका आप असर देखिए कि अर्बनाइजेशन जो है
वो कुछ सेंटर्स में लगातार बढ़ता गया, गांव से पलायन बढ़ता गया। अब ये इस संकट के समय एक रिवर्स माइग्रेशन शुरू हुआ है। उस रिवर्स माइग्रेशन को चुनौती को, ठीक है, मैं जो बात आप कह रहे हैं अब मैं उसे थोड़ा और स्पेसिफिकली समझने की कोशिश कर रही हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ चीजों का जिक्र किया, जैसे स्किल मैपिंग का काम हो रहा है, फिर उन्होंने कहा स्टार्टअप्स जो हैं इस काम में कई लोग जुटे हुए हैं, माइग्रेशन कमीशन बनाने की बात हो रही है, केंद्र सरकार भी कुछ फैसले ले रही है, जैसे गांव में रोजगार है, स्वरोजगार है, लघु उद्योग है, इनसे जुड़ी बड़ी विशाल संभावनाएं खुली हुई है। अब मुझे सर ये बताइए कि इसका मतलब ये है कि जो पलायन हुआ था अब वो वापस उस स्थिति में नहीं आएगा और इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है, और अगर इसकी तैयारियां शुरू हो गई है तो फिर कब तक ये चीजें हो जाएंगी? आप समझ रहे हैं, मैं उस टाइम फ्रेम के बारे में समझना चाह रही हूं, क्योंकि अगर उनके हाथ में पैसा नहीं हुआ तो वो दोबारा आएंगे ना प्रदीप जी। बिल्कुल आपकी बात सही है। देखिए उस दिशा में 2-3 तरह के कदम होते हैं जो हर विकास के या इस तरह की योजनाओं में होते हैं। एक फौरी कदम होता है, दूसरा मीडियम टर्म का और तीसरा लॉन्ग टर्म का। फौरी कदम के रूप में आप देखें तो 40,000 करोड़ रुपए एलोकेशन जो है मनरेगा का बढ़ा के 1 लाख करोड़ रुपए किया गया, जो तत्काल राहत दे सकता है। उसके अलावा अगर आप याद करें तो जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है उसमें जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने, उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाने, उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाने के लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं उनका असर आपको अगले साल 1.5 साल में देखने को मिलेगा। तीसरी बात, जो लोग लौट कर आए हैं उनमें से निश्चित रूप से कुछ लोग जाएंगे, लेकिन एक बात हमको समझनी चाहिए कि वो आए क्यों। मैं मानता हूं इन मजदूरों के कष्ट के 4 गुनहगार हैं। एक उनके एम्प्लॉयर जिन्होंने मार्च का पैसा उनका मार लिया, नहीं दिया, उसके बाद उनसे संबंध तोड़ लिया, तो उनको समझ में नहीं आया कि अब वो आगे क्या करें। दूसरा, महाराष्ट्र और गुजरात की सरकारें जो इन प्रवासी मजदूरों को जो राज्य के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं उनका ख्याल नहीं रख पाई। और चौथा, मेरे हिसाब से जहां वो जिन झुग्गी झुपड़ियों और इस मकानों में रहते थे उनके लैंडलॉर्ड जिन्होंने उनको निकाल दिया। देखिए ये अब नए सिरे से ये सोचना होगा जो एम्प्लॉयर है कि अगर आप अपने मजदूरों का, कामगारों का, श्रमिकों का ख्याल नहीं रखेंगे तो इनमें से बहुत से लोग लौटकर नहीं जाने वाले हैं। बिल्कुल सही। वो संख्या कितनी होगी ये निर्भर करेगा कि उनको गांव में किस तरह का वैकल्पिक रोजगार मिलता है, नहीं मिलता है। प्रदीप जी, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरफ इशारा कर रहे थे, अगर वैसा हो जाता है तो आप सच में वो ताकत जो है वो ग्रामीण इलाकों को देंगे, और इससे बेहतर और इससे खूबसूरत चीज क्या हो सकती है। मैं अभिज्ञान का भी इस पर एक फीडबैक चाहूंगी, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री ने एक्चुअली क्या कहा मजदूरों के बारे में, श्रमिकों के बारे में, सुनिए आप। संकट की सबसे बड़ी चोट अगर किसी पर पड़ी है तो हमारे गरीब, मजदूर, श्रमिक वर्ग पर पड़ी है। उनकी तकलीफ, उनका दर्द, उनकी पीड़ा शब्दों में नहीं कही जा सकती। हम में से कौन ऐसा होगा जो उनकी और उनके परिवार की तकलीफों को अनुभव न कर रहा हो। हम सब मिलकर इस तकलीफ को, इस पीड़ा को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। पूरा देश प्रयास कर रहा है। हमारे रेलवे के साथी दिन रात लगे हुए हैं। केंद्र हो, राज्य हो, स्थानीय स्वराज की संस्थाएं हो, हर कोई दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जिस प्रकार रेलवे के कर्मचारी आज जुटे हुए हैं, वे भी एक प्रकार से अग्रिम पंक्ति में खड़े कोरोना वॉरियर्स ही है। लाखों श्रमिकों को ट्रेनों से और बसों से सुरक्षित ले जाना, उनके खाने पीने की चिंता करना, हर जिले में क्वारंटाइन केंद्रों की व्यवस्था करना, सभी की टेस्टिंग, चेकअप, उपचार की व्यवस्था करना, ये सब काम लगातार चल रहे हैं। अभिज्ञान, आपकी राय। जी,
किस बारे में? 2-3 पॉइंट से मैं बहुत जल्दी से रखना चाहूंगा। स्पेशली आपके ही मजदूरों, शब्द हाँ, हैं अभी, बिल्कुल स्पेशली सही मजदूरों आपने के कहा। बारे में, हाँ, चूंकि चर्चा हो रही थी। हाँ जी, जी पूछिए। अभिज्ञान, देखिए प्रदीप जी ये कह रहे हैं कि नया, हाँ, आपने देखिए कहा सबसे कि बड़ी चीज क्या है कि ये रिवर्स माइग्रेशन की स्थिति आई क्यों? ठीक है, ये रिवर्स माइग्रेशन की स्थिति आने के पीछे, जैसे प्रदीप जी ने भी कहा कि जो लेबर डिपेंडेंट स्टेट्स थे, मैं अपने शब्दों को दोहरा रहा हूं, लेबर डिपेंडेंट स्टेट्स थे जिनकी निर्भरता थी बाकी यूपी या बिहार से लेबर्स के, श्रमिकों के आकर काम करके वहां पर उनको आगे बढ़ाने की, उनको ठीक से नहीं ट्रीट किया गया। अब इसमें मुझे 2 मूल बातों की बड़ी दिक्कत नजर आती है। पहली ये कि इसका तो मतलब ये हुआ कि जो लोग ये सरकारें चला रहे थे, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से जुड़े हुए, ये लोग क्या कोरोना का इंतजार कर रहे थे ये जानने के लिए कि श्रमिक जो हैं वो किस हाल में रह रहे हैं जब वो अपना गांव देहात, अपनी जमीन, अपना घर छोड़कर आते हैं? तो ये तो बड़ी अजीब सी स्थिति है। दूसरा, ये सबको पता है कि ये 20 लाख करोड़ रुपया जो बताया गया है कि ये बहुत बड़ा पैकेज है जिसका कोरोना की क्राइसिस में ऐलान कर दिया गया है, इसका अंततः किसको लाभ कहां पहुंचना है, आपके ही शब्दों में किसके हाथ में पैसा आया है, ये तो अभी तक क्लियर ही नहीं है। तो स्कीमों की भारत की सरकारों में और अलग अलग पार्टियों की सरकारों में कोई कमी नहीं होती, इस बार भी स्कीमों की कोई कमी नहीं है। तो फंडामेंटल प्रॉब्लम यहां पर यह है कि वो जो श्रमिक अपने जगह से पहले उठकर कहीं और मजबूरी में काम करने गया, अपना गांव देहात घर खेत छोड़कर, सही बात है वो एक मजबूरी की स्थिति थी, अब वो वहां से मार खाकर, चूंकि उसकी रोजी रोटी नहीं मिल पा रही है, इतनी बड़ी विपदा आ गई, वो वापस अपने गांव जा रहा है। अब फिर हम उसको बता रहे हैं, ये बजाय इसकी ये बताने की कि कल सुबह से आपको क्या काम मिल सकता है, आप कैसे सरवाइव करोगे, अब ये लीजिए एक और नया कमीशन होगा और ये तय करेगा और ये बताएगा। तो ग्राउंड रियलिटीज में स्कीमों से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उनकी बड़ी जरूरत होती है, लेकिन दिक्कत होती है क्रियान्वयन, दिक्कत होती है ये समझ पाना कि इस वक्त की स्थिति में जब खाने के लिए मजबूरी है, जब लोग, मैं भी रास्ते में मिला जब यात्रा की, तो जब लोग इस हालत में हैं कि वो अपने गांव वापस जा रहे हैं और उनको पता नहीं कि वहां क्या काम मिलेगा, उनको कुछ मालूम नहीं कि उनको किस तरह का काम मिल पाएगा, उनको कुछ पता नहीं कि उनके पास जमीन कितनी है, क्या खेती वो कर पाएंगे। आपको खेतीहर मजदूर के भी बारे में बहुत स्पष्टता बता दूं, सालों साल रूरल रिपोर्टिंग के अपने आधार पर, कि 2 तरह की खेती जो है वो हिंदुस्तान में पिछले कई सालों से हो रही है, और उसमें एक हिस्सा उसका है जो खेतीहर मजदूर है, यानी कि जो दूसरे की जमीन पर खेती करता है। ये पक्का नहीं है कि जिस जमीन पर वो खेती कर रहा है वो उसी की है। तो बहुत अच्छी बात है, कोई प्राइम मिनिस्टर इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी बात करे इस व्यक्ति की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा अपना यह मानना है कि इस वक्त की स्थिति इतनी बड़ी क्राइसिस की स्थिति है कि इसके सॉल्यूशंस लॉन्ग टर्म आप निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म बहुत क्लियर बातों में और पॉइंट इसलिए है, बेशक ये लॉन्ग टर्म है जो आप बता रहे हैं, रहने की मजबूरी और यही बात प्रदीप भी कह रहे हैं। लेकिन मैं अब इसको थोड़ा और आगे ले जाकर ये समझना चाहती हूँ कि अगर ये नहीं तो फिर क्या? जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि हर एक के अकाउंट में 7,500 रुपए आप डाल दीजिए, क्या ये फीजिबल है? नहीं, मुझे नहीं पता, मैं राहुल गांधी क्या कह रहे हैं वो राहुल गांधी की राय होगी। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश इस वक्त कर रहा हूं कि अभी बारिश का मौसम आएगा, ठीक है, हम लोग जून के महीने की शुरुआत में हैं, ये कुछ ऐसे महीने आगे आने वाले हैं जिसमें उस व्यक्ति को, अगर उसको वहां पर नहीं काम मिल पाया, मान लीजिए वो कैश क्रॉप भी उगाना चाहता है और ये वो समय शायद नहीं हो कि वो संभव हो पाए, तो उसको इमीडिएट आर्थिक सपोर्ट देने का कोई ना कोई सिस्टम ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा कारगर होने की जरूरत है। कांग्रेस क्या कहती है, राहुल गांधी क्या कहते हैं, कोई पॉलिटिकल क्या पार्टी क्या कहती है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। हाथों में पैसा जाना ये व्यक्ति
अगर ऐसी स्थिति नहीं है कि उसको वापस जाना पड़े, अपने यहां ही रहना पड़े, तो कोई रास्ता उसके लिए और इमीडिएट चाहिए होगा। बाकी फिर आप लॉन्ग टर्म सेटलमेंट्स जो है वो साथ में करिए। ओके, अभिज्ञान की बात से प्रदीप आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, पहली बात। और दूसरा मैं चाहती हूं कि आप इस बारे में भी जरा चर्चा कर ही लें कि जो मजदूर जा चुके हैं, जो श्रमिक जा चुके हैं, भाई आपको इकोनॉमिक अगर चक्का या पहिया आगे की तरफ ले जाना है तो उनकी जरूरत है ना। जैसा अभी अभिज्ञान कह रहे थे कि वो स्टेट जहां पर वो मजदूर डिपेंडेंट स्टेट है, मतलब उनके यहाँ काम नहीं हो पाएगा अगर ये मजदूर पूर्वी इलाके के या किसी भी इलाके के वहां नहीं पहुंचे, तो फिर आप ये गैप कैसे फिल करेंगे? नहीं, देखिए वो समस्या तो आने वाली है। ये बात तो जो मजदूर डिपेंडेंट स्टेट हैं या जो व्यापार हैं, व्यवसाय हैं, कारखाने हैं, उनको ये उस समय सोचना चाहिए था जब ये मजदूर संकट में थे। उस समय उनकी चिंता उन्होंने नहीं की। तो ये तो नहीं हो सकता कि जब हमें जरूरत हो तो आप मुंह मोड़ लीजिए, जब आपकी जरूरत हो तो हम दौड़ते हुए आ जाएं। ये एक संकट आने वाला है आने वाले दिनों में। देखिए ये अभूतपूर्व संकट है, ऐसा नहीं है, इसका कोई पिछला उदाहरण नहीं है कि इससे पहले ऐसा हुआ था हम फिर से वैसा कर लें तो हो जाएगा, तो इसलिए वो नहीं होने वाला। दूसरी बात यह है कि आप देखिए अभी खबरें आने लगी हैं, गुजरात से और तमिलनाडु से खबरें आई हैं कुछ है जो कह रही है हम दुगना पैसा देंगे, आप लौट आइए। तो अगर दुगना पैसा देने की बजाय उनका जो हक था, जो वाजिब था उनको देना था, वो दिया होता तो शायद ये स्थिति ना आती। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है आने वाले दिनों में। और अभिज्ञान की बात से मैं ये सहमत हूं। देखिए बारिश का मौसम आने वाला है, वैसे भी कंस्ट्रक्शन की गतिविधियां रुक जाती हैं इस दौरान। तो सरकार के सामने पहली प्राथमिकता ये होगी और जो दिखाई दे रही है वो ये कि कोई भूख से न मरे, भूखा न रहे कोई। तो उसके लिए जो उसको सस्ता अनाज मिलता है, राष्ट्रीय जो है खाद्य। प्रदीप जी आप चाहे हो, चाहे अभिज्ञान हो, चाहे यहाँ बैठी स्टूडियो में मैं हूं या इस वक्त जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं वो हो, सब ये चाहते हैं कि मजदूरों का भला हो। सब ये चाहते हैं कि वो जो तस्वीर देखी है वो दोबारा देखने को ना मिले, किसी कीमत पर ना मिले। अब मुझे ये बताइए, जो बात अभिज्ञान कह रहे हैं कि ये जो पैसा उनके हाथ में देने की बात है, ये अभी कम है, सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, कोई उपाय करना होगा, जो है वो काफी नहीं है। देखिए रुबिका जी, ऐसे संकट में आप जितना भी करेंगे वो हमेशा कम रहेगा, हमेशा नाकाफी रहेगा। ये कहना कि इतना हमने कर दिया और ये काफी हो गया, अब आगे कोई जरूरत नहीं है, ये कोई सरकार, कोई संगठन ये दावा नहीं कर सकता। तो इसलिए आप जो भी करेंगे, सवाल यह है कि आपके पास संसाधन कितना है, आप कितना कर सकते हैं, क्या उसमें आप कोताही बरत रहे हैं। अगर आपकी क्षमता है इससे ज्यादा करने की, आप नहीं कर रहे हैं तो आप कसूरवार हैं। लेकिन आपको इन दोनों का संतुलन बिठाना पड़ेगा कि मजदूरों को की या जरूरतमंद जो लोग हैं उनकी जरूरत कितनी है और आपके पास देने की क्षमता कितनी है। अब आप देखिए कई राज्यों में अलग अलग तरीके से काम शुरू हुए। उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 अलग अलग संगठनों से 9.5 लाख लोगों के रोजगार का MOU साइन किया है। अब वो कोशिश होनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी शुरू हो। अब वही है ना कोई भी हल जो है वो रातों रात नहीं हो सकता। किसी को प्रॉब्लम है तो लगेगा निश्चित रूप से। कमीशन बने, किसी को प्रॉब्लम है कि नीति बने, किसी को प्रॉब्लम है कि प्लानिंग हो, पर ये बड़ी दूरगामी है ना। इमीडिएट जो काम होना चाहिए वो सरकार को किसी भी कीमत पर करना नहीं है। देखिए हाँ, मैं आगे बढ़ना चाह रही हूँ, पर चाहती हूँ कि आप इसको कंक्लूड करें। अभिज्ञान कुछ कहना चाह रहे हैं। सर दूरगामी है ना, कैसे नहीं है? कमीशन का सेटअप होना, स्किल मैपिंग करना, ये दूरगामी नहीं है क्या सर? नहीं देखिए इसलिए 1 मिनट के लिए, अच्छा 10 सेकंड में अपनी बात प्रदीप जी उत्तर प्रदेश का जिक्र कर रहे हैं। हाँ प्लीज प्रदीप जी रखिए बात, अभिज्ञान भी इंतजार कर रहे हैं। आप 20 सेकंड में खत्म कीजिए, फिर 20 सेकंड में अभिज्ञान। हाँ नहीं, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि ये माइग्रेंट कमीशन बन रहा है, उससे पहले 17-18 लाख मजदूरों की स्किल मैपिंग हो चुकी है। उनको किस तरह का काम दिया जा सकता है, किस तरह का काम उपलब्ध है, इस पर काम शुरू हो चुका है।
तो ऐसा नहीं कमीशन बनेगा, वो रिकमेंडेशन देगा तब काम शुरू होगा। दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। ओके, अभिज्ञान 20 सेकंड। 2 पॉइंट 20 सेकंड में उत्तर प्रदेश का जिक्र हो रहा है। देखिए वहां पर जो औद्योगिक सिस्टम है गवर्नमेंट की तरफ से, उसकी एक समय सीमा होगी, उसी में वो काम कर पाएगा। तो अगला 4 से 5 से 6 महीने का जो समय है स्किल मैपिंग के बावजूद, जब तक वो स्ट्रक्चर खड़ा होता है उनको वो सपोर्ट देना ताकि आगे वो रोजगार में तब्दील हो सके, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है। मैं इसकी आप चाहिएगा तो घंटों घंटों डिटेलिंग बता सकता हूं। जो इस वक्त सबसे जरूरी है, क्योंकि ये ओवरनाइट नहीं हो सकता और यहीं पर दिक्कत आ रही है। यही और प्रदीप जी, आप मुझे यकीन है इस पर आप अग्री करेंगे कि हाथ में अभी तो पैसा दीजिए। 99% इस वक्त श्रमिक वो हैं जिनके पास 100 से कम पैसा बच गया है, 100 रुपए से कम। ये एक रिपोर्ट है जो बताती है उनको पैसा नहीं मिला है। अब उनके पास पैसा नहीं रह गया, वो तो गांव में कुछ खेती बाड़ी का कुछ बचा हुआ अनाज और कुछ है जिसके बूते वो जिंदा रह जाएंगे या अपना पेट पर भर लेंगे, लेकिन खर्ची का उनके पास पैसा नहीं है। अब मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि संकट सिर्फ मजदूरों और श्रमिकों का नहीं है ना, संकट तो कोरोना का भी है और इसमें शहरी भी उतने ही आते हैं जितने रूरल एरिया के या ग्रामीण इलाके के। तो सतर्क सबको रहना है। पीएम ने क्या कहा पहले सुनिए और उसके बाद मेरे दोनों खास मेहमानों से इस पर चर्चा। हमारी जनसंख्या ज्यादातर देशों से कई गुना ज्यादा है। हमारे देश में चुनौतियां भी भिन्न प्रकार की हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश में कोरोना उतनी तेजी से नहीं फैल पाया जितना दुनिया के अन्य देशों में फैला। कोरोना से होने वाली मृत्यु दर भी हमारे देश में काफी कम है। जो नुकसान हुआ है उसका दुख हम सबको है, लेकिन जो कुछ भी हम बचा पाए हैं वो निश्चित तौर पर देश की सामूहिक संकल्प शक्ति का ही परिणाम है। तो पहले रिएक्शन प्रदीप जी मैं आपसे चाहती हूं, ये जो अनलॉकिंग फेज 1 है ये आपको कितना फीजिबल और कितना सही लग रहा है, कितना मुफीद लग रहा है? नहीं, देखिए लॉकडाउन में तो हम परपिचुअली नहीं रह सकते, हमेशा नहीं रह सकते, तो ये तो खुलना ही है। दूसरी बात जो आपने शुरू में एक बात बताई वो ये कि केवल 30 जिले हैं जिनमें 70% केस है, तो उनको जो है उन पर ज्यादा निगरानी की जरूरत है। दूसरी बात, ये कोरोना आप लॉकडाउन में रहें न रहें खत्म नहीं होने वाला है, ये लंबे समय तक चलने वाला है। तो हमको अपनी जीवन शैली बदलनी पड़ेगी। तो जो फिर मैं कह रहा हूं, आपने जो शुरू में प्रधानमंत्री की बात का जिक्र किया कि जान भी जहान भी, तो जान की चिंता हमने 3 महीने की है। अब हमको जरूरत है जहान की भी चिंता करने की, क्योंकि अगर इकोनॉमी नहीं होगी तो ये जो आप बात कर रही हैं मजदूरों के हाथ में पैसा देने की, गरीबों की मदद करने की, ये सब नहीं हो पाएगा अगर अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं लौटेगी। विकास होगा, अर्थव्यवस्था मेरे पास वक्त की आगे कमी चलेगी, है, मेरे पास वक्त की कमी है, इसलिए 20 सेकंड अभिज्ञान, तभी मदद। मैं इस अनलॉकिंग फेज 1 पर आपका रिएक्शन चाहती हूँ क्विकली। बिल्कुल प्रदीप जी से सहमत हूं रूबिका, इसकी जरूरत है, क्योंकि अर्थव्यवस्था को जब तक उसका पहिया सबसे निचले स्तर पर नहीं घूमेगा तो ना सिर्फ उसको बचाना नामुमकिन हो जाएगा, उसको चलाना भी नामुमकिन हो जाएगा। तो जैसे बाकी देशों में भी हुआ है, इलाकों के हिसाब से आपने लॉकडाउन को ईज किया है, एक तरह से अनलॉक किया है, तो वो होना यहां पर बहुत जरूरी था और सही हुआ, नहीं तो हम आर्थिक तौर पर इस देश को नहीं बचा पाते। और इसीलिए आपको अपना ख्याल खुद रखना होगा। अब आप अपने आप का लॉकडाउन कर लीजिए पर्सनल लेवल पर, और सामने वाले को आपको हमेशा ऐसे ट्रीट, मैं तो मुझे एक डॉक्टर ने कहा और वो मैं हर किसी को कहती हूँ कि आप ये मानकर चलिए कोरोना से बचना है तो हर किसी को सामने जो है उसे ये कोरोना पेशेंट है मानकर चलिए, तभी आप बचेंगे। इतनी दूरी इसलिए जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिज्ञान आपका भी और प्रदीप जी आपका भी।